काले, ओह काले, बात सुन। मजीद कितना सफर रह गया है? मेरे जिस्म की तो सारी हड्डियां खड़कने लगी हैं और अकड़ूं बैठ बैठ की कमबख्त कमर भी जवाब दे गई है। शादू ने गधा गाड़ी दौड़ाते हुए काले की कमीज खींचकर अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराते हुए सवाल किया। तो काला बोला, इतनी नाजुक ही नहीं जितनी बनती है। अभी कुछ देर पहले तो हम गधा गाड़ी रोककर सस्ताए हैं और तू के फिर से थक गई। सब्र कर, कुछ मील रह गए हैं, इसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो शादो ने गधा गाड़ी पर हिचकोले खाते हुए अपने वजूद को बामुश्किल संभाला और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, नाजुक मिजाज ना मैं थी ना ही तूने बनने दिया। कंजरों के घर जो पैदा हो वो नाजुक मिजाज कभी नहीं हो सकता। और तू जो कह रहा है कि घर पहुंच जाएंगे, अरे कौन सा घर, कैसा घर? हमारे मुकद्दर में घर कहां? हम तो सारा घर गधा गाड़ी पर लाद कर कभी मशरिक तो कभी मगरिब न जाने किधर किधर ले जाते हैं। असली घर तो कब्र में ही मिलेगा शायद। ये कहकर शादो ने अपने 6 माह के बच्चे को चादर से ढांपा जो हू बहू अपने अब्बा पे गया था। वैसा ही गहरा स्या रंग, छोटी छोटी आंखें और तोते जैसी नाक। शादो सोचने लगी, अगर ये भी अपने अब्बा पर चला गया तो फिर मेरी सारी जिंदगी समझो अजीरन हो जाएगी। पहले सारी जिंदगी बाप के तलवे चाटते गुजरी और बाद में बेटे की फरमाइशें पूरी करते गुजर जाएगी। फिर के जहन ने पलटा खाया, नहीं नहीं, हो सकता है ये अपने कमीने बाप पे ना जाए। हो सकता है ये कीचड़ में कमल का फूल साबित हो सकता है ये शरीफ निकले। शादो थोड़ा सा मुस्बत सोचने के बाद दोबारा पुरानी लाइन पर आई और बड़बड़ाने लगी, ये अपने अब्बा से अलग नहीं होगा, कुछ तो इस जैसा होगा। प्यो पे पत, पत पे घोड़ा, बोता नहीं ते थोड़ा थोड़ा। शादो के बुड़बुड़ाने पर काले ने इसे पलट कर देखा और एक चाबुक गधी को रसीद करते हुए बोला, हो पुर 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 पुर। ओ गधी, तेज चल, लगता है तेरी भी हड्डियां खड़कने लगी हैं, तेरे भी गोडों में पानी पड़ गया। हरामजादी, तू भी थक गई है क्या? शादू ने काले की बात पर गधी गाड़ी से परे थूक दिया और पास ही बड़ी एक गोदड़ी जिस्म पर लेकर लेट गई और अपने बच्चे को चूमकर सीने पर सुलाते हुए आंखें मोद ली। इसकी कमर के नीचे गधा गाड़ी से निकला एक छोटा सा कील बोरी बुछाने के बावजूद इसे मुसलसल तंग कर रहा था। लेकिन थकावट इस कदर थी कि वो कुछ ही देर बाद सो गई। जिस 5 गधा गाड़ियों पर मुश्तमिल यह काफिला इस गांव की तरफ गामजन के बारे कुछ दिन कबल ही सबको पता चला कि वहां सड़क के किनारे कुछ सरकारी अराजी पड़ी है जिस पर झुग्गियां लगाई जा सकती हैं। ये सब लोग एक ही खानदान बरादरी से थे और वक्तन फवक्तन अपनी जरूरत के तहत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे। कंजर संस्कृत के लफ्ज कनन्ना चरा से माखूज है। कनन्ना चरा के लफ्जी मायनी जंगल में आवारा गर्द के हैं। कंजरों का दावा है कि वो राजस्थानी असल हैं। तमाम कंजर अपना शजरा नसब अजदाद मुश्तरक मनु गरू और इसकी बीवी नथिया कंजरन से मिलाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दोनों मुकीम काश्तकार थे। कंजरों की अक्सरियत मुगलों के जोरों सितम से भागकर जंगलों में जा छुपी और वहीं मस्कन बना लिया। शिकम परवरी के लिए शिकार जरिया बनाया। पंजाब पर मुगलों और सिखों की हुक्मरानी के दौर में कंजर जलाद मुहैया करते रहे। कंजरों का एक कबीला किसी नामालूम वक्त में मुसलमान हो गया था। पंजाब के मुसलमान कंजर इस कबीले की औलाद हैं। जिस वक्त जाकर ये झुग्गियां लगाते वहीं इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। कोई इन्हें नट कहता, कोई कंजर या चंगड़ कहता, कोई फकीर कहता तो कोई इन्हें खाना बदोश का नाम देता। लेकिन ज्यादातर दही इलाकों में इन्हें नट और कंजर कह के पुकारा जाता था। और दिलचस्प बात यह थी कि कंजर कहलवाने पे इनको हरगिज बुरा महसूस ना होता था, बल्कि वो इस पर फख्र करते थे कि वो इस नस्ल से हैं। शादों का ताल्लुक चंद सौ नफूस पर मुश्तमिल जिस मखसूस बरादरी से था, इन्हें कंजर ही कहा जाता था। इनके खानदान में वही रिवाज था जो कि शहद की मक्खियों में पाया जाता है। जिस तरह शहद की मक्खियों की जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं से भी खुराक का बंदोबस्त करें और निकट्ठू का पेट भरें, बिल्कुल इसी तरह इस घर की औरतों ने भी खुराक का बंदोबस्त करना होता था और यही इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी थी। इनके शौहर बिल्कुल निकट्ठू की तरह ही थे, जिनका काम महज अफजाइश नस्ल बढ़ाना, ऊंची आवाज में बात करना, इन्हें बाजरूरत मारना पीटना और मर्दानगी का रोब चढ़ाना था। इस खानदान की तमाम औरतें एक ही वक्त में बहुत से काम करती नजर आती थीं। कोई तो बाल्टी सर पर रखे सब लोगों के दरवाजे बजा बजा कर अपनी झुग्गियों की तरफ इशारा करती और सबसे एक ही जुमला कहती नजर आती कि हम बहुत दूर से इस गांव में हैं, परदेसी हैं, कुछ दिन यहां रहना है, कुछ खाने पीने को दे दें, दुआ करेंगे। इस तरह मांगने पे गांव बस्ती के बहुत से लोग तरस खाकर इन्हें आटा या दाल चावल जो भी बन पड़ता था दे देते थे। कुछ औरतें
मिट्टी और कागज से बनी गुडियां पटोले लेकर गली गली घूमती और बदले में पैसा या गंदुम लेकर आती। कुछ खातीन हाथ में गड़वी उठाए गाने गाकर और कभी कभार ठुमके लगाकर पैसे कमाती, और इनमें से बाज जिस्म फरोशी से भी बाज ना आती थी। लेकिन अमूमी तौर पर यही देखा गया था कि ये औरतें किसी भी वक्त कोई भी काम करने से गुरेज ना करती थीं और इन्हें हर हाल में अपनी दिहाड़ी लगाने से गरज रहती थी। तमाम तर औरतों के मर्द घर पे रहते और बच्चे संभालते थे या फिर ताश खेलते थे। मर्दों की सिगरेट, बीड़ी और चर्स अफीम का खर्चा पूरा करना इन्हीं खातीन की जिम्मेदारी थी, और अगर वो इस खर्च से पहलू तही करती तो इन्हें सख्त से सख्त जिस्मानी सजा देना इस खानदान का कानून था। शादो, ओ शादो कंजरी, अब आंखें खोल दे, हम गांव पहुंच चुके हैं। शादो गदा गाड़ी पर बेसुध पड़ी सो रही थी। काले ने इसे कंधों से पकड़कर खूब झंझोड़ा तो शादो मट्टी से अटी नींद से भरी आंखें मलती हुई उठ बैठी। शाम का सूरज ढलने को था, जिसकी मीठी रोशनी शादो को बहुत भली महसूस हो रही थी। मंजिल तक पहुंचने की खुशी ने जैसे इसकी सारी तवानाई बहाल कर दी। इसने मुन्ने को बाजुओं में उठाया, जो अब जागकर अपनी छोटी छोटी आंखों से गोया इस नए माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। सामने ही एक काफी बड़ा मैदान था, जिससे 2 फरलांग पर एक गांव नजर आ रहा था। जिस जगह पर उन्होंने झुग्गियां लगानी थी, यह जगह गांव की आबादी से हटकर थी। ये लोग हमेशा ऐसी जगह का ही इंतखाब करते थे कि जो किसी भी शहर, गांव या बस्ती से थोड़ा हटकर हो, क्योंकि ऐसी जगह पर झुग्गियां लगाने से किसी को एतराज ना होता था, और अगर कुछ अरसा रहने के बाद कोई एतराज करता भी तो ये किसी और मकाम पर मुनासिब जगह देख लेने के बाद खामोशी से वो इलाका छोड़ देते थे। गदा गाड़ियां रुकते ही सब लोग निहायत फुर्ती से सामान उतारने लगे और कपड़े और बोरियों से बने खैमों को मजबूती के साथ जमीन पर गाड़ने लगे। इस सारे काम पर इन्हें काफी वक्त लग गया और रात गए काम खत्म करके सब मर्द और जन थके मांदे चादरें तान कर उसी तरह सोए कि दिन चढ़े आंख खुली। नाश्ता करने के बाद शादो ने अपनी रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक बच्चे को दूध पिलाया। इसके मैले कुचाले कपड़े उतार कर एक ड्रम में फेंके और काले को मुखातिब करके बोली, काम पे जा रही हूं, दिन की रोटी बनाकर रख दी है, काके को दूध पिला दिया है, अब इसका ख्याल रखना, ताशीना खेलते रहना। शादो की बात पर काले ने जवाब दिया, चल जा जा, ज्यादा बातें ना कर, पहले कौन सा तेरी माँ ख्याल रखती है हमारे मुन्ने का। तू काम पे जा और घइयो ही ना उठा लाना, कुछ नकदी भी लेती आना, पीने को सिगरेट तक ना है, तेरी सिगरेट बीड़ी की ऐसी की तैसी। शादो को दल था कि वो कुछ और भी इसे सुनाती, लेकिन सुबह का वक्त था। अगर यूं मुंह मारी करती रहती तो इसकी नहुसत से हो सकता है कि इसकी दिहाड़ी पर भी बुरा असर पड़ता। वो उजलत भरे अंदाज में खैमे के एक कोने में गई, अपने हाथों से बने मट्टी के गुड्डियां पटोले और रंग बिरंगे कागजों के घुघू घोड़े बड़े से टोकरे में डालकर सर पर रखे और कमर मटकाती गांव की तरफ चल दी। इसके मन में बस यही बात थी कि आज की दिहाड़ी बहुत अच्छी लग जाए, वरना शाम को काले से झगड़ा लाजमी हो जाने का डर था, क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिन से वो मुसलसल सफर में रहे थे, जिसकी वजह से जो चंद पैसे इसे चोली के नीचे बंधे कपड़े में थे वो भी खर्च हो गए थे। गांव के करीब पहुंचकर जैसे ही आबादी शुरू हुई, उसने बुलंद करारी आवाज में हाक लगानी शुरू कर दी, मट्टी दे पटोले ले लो, टिक टिक वाली गाड़ी ले लो, रंग बिरंगियां गुडियां ले लो, घुघू घोड़े ले लो। इसकी हाँक पे गांव की गलियों में चलते जवानों बूढ़ों ने इसे देखा तो इसकी चढ़ती जवानी देखते ही रह गए, जबकि बाल बच्चे इसकी आवाज पर दौड़ते हुए घरों से बाहर चले आए। शादो ने टोकरा जमीन पर रखा और बच्चों को पुचकारते हुए खिलौनों की नुमाइश शुरू कर दी। शादो को सिर्फ अपना काला कलोटा मुन्ना ही नहीं लुभाता था, बल्कि इसे दुनिया के सारे ही बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वो कुछ इस तरह से बच्चों से पेश आती कि बच्चे खिलौने लेकर ही बनते थे। ऐसे में अगर कोई गरीब बच्चा नजर आता तो वो मुफ्त भी खिलौना दे जाती थी। इसकी इन्हीं अदाओं की वजह से वो जिस बस्ती जिस गांव जाती वहां सब इसके गर्विदा हो जाते थे। इसके अलावा शादो की आवाज में भी सोज था। कुछ देहाती औरतें इसे घर पे बुलाकर कुछ गाने को कहती तो वो परात लेकर बैठ जाती और इस अदा से गाती कि वापसी पर इसके पास काफी पैसे जमा हो जाते थे। आज इस गांव में भी खिलौनों के बदले किसी बच्चे ने पैसे दिए तो किसी ने गंदुम के दाने दिए और वो काफी अच्छी दिहाड़ी लगाकर घर को लौटी। और इस तरह करते करते कुछ ही दिन में शादो ने गांव के बहुत से बच्चों के दिल मोह लिए और कुछ खातीन से भी इसकी जान पहचान हो गई। नए गांव में आने के कुछ दिन बाद ही शादो की रोजी रोटी का सिलसिला अच्छे से चल पड़ा। वो जैसे ही गांव में दाखिल होती और हाथ में पकड़ी गड़वी बजाती या फिर बुलंद आवाज में हाँक लगाती, मट्टी दे पटोले ले लो, टक वाली गड्डी ले लो, रंग बिरंगियां गुड्डियां ले लो, तो सब बच्चों के कान खड़े हो जाते। वो खुशी से और मुसर्रत से चहकते हुए अपने अपने घरों से निकलकर पहले इसके होने की तस्दीक करते कि वाकई वो आ चुकी है,
इसके बाद फौरन दोबारा घर को वापस दौड़ते और वावेला शुरू कर देते। अम्मा अम्मा कंजरी आ गई, कंजरी आ गई, पैसे दो ना, मैंने खिलौने लेने हैं। कुछ माएँ तो शादो की आवाज़ सुनते ही नाक भवें चढ़ा लेती, ले फिर आ गई ये कंजरी। इस मनहूस ने भी इसी वक्त नाजिल होना होता है। मट्टी कागज के कच्चे खिलौने दे जाती है जो 4 दिन भी नहीं निकालते और बदले में गेहूं और पैसे ले जाती है। जबकि कुछ माएँ मुस्कुराकर अपने कमसिन बच्चों को लेकर बाहर आती और शादो से गपशप लगाते खिलौने खरीद लेती। शादो ने सर पर एक बहुत बड़ा टोकरा रखा हुआ होता और अपने दोनों बाजू ऊपर करके इसने भारी भरकम टोकरे को मजबूती से पकड़ा होता था ताकि खिसक कर टोकरा गिर ना जाए और इसके मेहनत से बनाए खिलौने टूट ना जाए। बाजू ऊपर करने की वजह से तंग चोली में इसकी पतली कमर और भी उभर कर सीना नुमाया होने लगता। वो चलती तो इसके भरे भरे जानों एक खास रिदम में थरकते हुए महसूस होते और जब वो इस अठान के साथ आवाजें लगाती लगाती गांव के चौक चौराहों से गुजरती तो वहां खड़े जवान, मुस्टंडे और बूढ़े शादो को देखकर अपनी कैफियत पर काबू न रख सकते। इनके दिल मचल जाते और जज्बात गर्मा उठते। वो शैतानी से एक दूजे को देखकर आंखें मारते और दिल पे हाथ रख के कहते, ओफ यार, देखो तो खुदा ने ये कंजरी भी क्या मस्त चीज बनाई है। इसकी अदाएं तो देखो, दिल करता है बस इसे पकड़ कर। हाय हाय। इस तरह के आधे अधूरे जुमानी जुमलों के बाद बुलंद कहकों में इस तरह की मजीद तारीफें शुरू हो जाती और जब तक शादो वहां से गायब ना हो जाती ये सब चलता रहता। जहां जवान ऐसी बातें करते वहीं बूढ़े भी दिल पेशावरी करने को जवानों से चस्के लगाने लग जाते। और यार तुम लोग तो घबरू जवान हो, इस कंजरी को देखकर हम बुढ़े भी जवान हो जाते हैं। यूं लगता है जैसे ये तो मर्दों में भी जान डाल देती है। बुढ़ों के इन खबासत भरे जुमलों पे वो तूफान बदतमीजी पैदा होता कि फिर ये ना पता चलता कि यहाँ कौन सुलझा हुआ बड़ी उम्र का है और कौन कम अकल छोटी उम्र का जवान था। वहां सिर्फ एक ही शनाख्त होती थी कि ये सब मर्द थे। वो मर्द जिनकी आंखें तो चलती फिरती नेक परवीन बुर्का पोश औरत का भी पोस्टमार्टम कर लेती हैं। शादो तो बेपर्दा गली गली घूमकर खिलौने बेचने वाली एक गरीब कंचरी थी जिसके सारे खतोखाल वाज़े थे। ये वही मर्द थे जिनकी आंखें 7 पर्दों की तह में पहुंचकर ये भी देख लेती कि इस औरत की कमर का साइज क्या है और इस औरत ने जेरे जामा क्या पहन रखा है। ठरक मर्द की फितरत का लाजमी जुज्व है और अक्सर ये कहा जाता है कि वो मर्द ही क्या जो ठरकी ना हो। बस कुछ मर्द दिल में सोचते हैं जबकि कुछ चौराहों पर खड़ा होकर सबके सामने औरतों के मुतल्लिक नाजेबा गुफ्तगू करते हैं। चौकों चौराहों से गुजरती शादो मर्दों की इन तमाम तर बातों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थी। ये तो नामुमकिन है कि एक औरत अपने हुस्न के जलवे से आशना ना हो। शादो भी अपने जिस्मानी साख्त, दिलनशी आवाज़ और चाल ढाल से आगाह थी और इसे यह भी मालूम था कि इसे देखते ही मर्दों के जज्बात भड़क उठते हैं। लेकिन वो इस कदर नडर और झगड़ालू थी कि गांव के किसी मर्द जवान की हिम्मत न पड़ती थी कि वो किसी भी किस्म की गलत बात इसके मुंह पे कह सकता। शायद गांव के जवान और बूढ़े शादो से डर भी गए थे और इस डर की सबसे बड़ी वजह गांव का सबसे लुच्चा और शहजोर जवान गामा था। गामा निहायत दिलफेंक और मुंह फट था और ये इसी दिन शादो पे आशिक हो गया था जिस दिन शादो पहली बार इस गांव में दाखिल हुई और गामे की नज़र शादो की लचकती कमर पर पड़ी थी। बाज मर्दों में औरतों को देख के उज़्वे खास को जाने वाली निहायत गंदी आदत पाई जाती है और वो सरेआम गली चौक चौराहों बाजारों में खड़े होकर भी ये मायूब काम करते नजर आते हैं। दर हकीकत ऐसे मर्द बिल्कुल इन्हीं मर्दों का परतू होते हैं जो सड़क किनारे हवाई ज़रूरिया से फारिग होने के बाद शलवार में हाथ डालकर देर तक अस्तंजा करते रहते हैं। ऐसे फटीचर सोच के मर्द अपने तौर पर यह समझ रहे होते हैं कि इस तरह के इशारों से खातीन को मुतासिर किया जा सकता है, लेकिन दर हकीकत इन मर्द हजरात को न सिर्फ खातीन गलत कहती हैं बल्कि मुआशरे में रहने वाले दीगर मर्दों की अक्सरियत भी इनके इस फेल से सख्त नाला रहती है। गामे का शुमार भी इसी तरह के मर्दों में होता था जो औरतों को दूर से आता देखकर कुत्ते की तरह राल टपकाने लगते हैं। ऐसे मर्दों की नजरें इस कदर हवस ज़्यादा होती हैं कि औरतें एक सेकंड के 1000वें हिस्से में जान जाती हैं कि ये क्या चाहते हैं। गामा अपने हल्का अहबाब में ठरकी मशहूर था, लेकिन इसकी एक अजीब आदत थी कि वह अपनी गली मोहल्ले की खातीन को छेड़खानी से हत्तल इम्कान इज्तनाब बरतता था, लेकिन अपने हमसाया गांव या खुशी गमी या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने गांव में आई परदेसी खातीन पर लाइन मारने से बाज ना आता था। गो के गामा एक कबूल सूरत मजबूत जिस्म का मालिक था, लेकिन गामे का अंदाज बयां इस कदर लुच्चर होता था कि लड़कियां इससे मुतासिर होने की बजाय उल्टा इससे मुतनफ़िर हो जाती थीं। शादो पहले दिन गांव में दाखिल हुई तो इसका शबाब देखकर गामे का दिल थरथली पर लग गया।
वो पलकें झपके बगैर एकटक इसकी लचकती कमर और हुस्न जलवे देख रहा था। वो लहक लहक कर चलती उठलाती जब गामे के पास से गुजरी तो गामे ने एक लंबी सांस लेकर इसके बदन की खुशबू को सांसों में समाने की कोशिश की, लेकिन इसके हिस्से में कुछ ना आया। शादो को देखते ही गामे को यूं लगता कि ये औरत लाइन मारने के लिए नहीं बनी, बल्कि ये तो दिल में बिठाने के काबिल है। शादो कुछ देर गांव में रहकर दोबारा अपनी झुग्गियों में चल दी, लेकिन गामे के दिल पे वो असरात छोड़ गई कि वो सारी रात सो न पाया। अगले दिन वो चौक पे अपने यारों के संग बैठा खुश गप्पियों में मसरूफ था जब इसे शादो की दिलनशी आवाज सुनाई दी, और अगले ही पल शादो इसकी नजर के सामने थी। शादो एक कंजरी थी, और कंजरी औरतों के मर्द हमेशा नशे में धुत झुग्गियों में पड़े सोए रहते हैं। यही वजह है कि मुआशरे में मौजूद दीगर शरीफजादे ऐसी औरतों पर जुमले कसने में आर न महसूस करते हैं। शादो जब गामे सामने से गुजर कर चंद कदम आगे गई तो वो लगावट से बोला, कुछ खिलौने हैं, हमें भी देती जाओ, हम भी खेल लें। शादो इस जुमले को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई कि गामा दोबारा बुलंद आवाज बोला, वैसे तो खुद भी गुड्डी है, हाय तू अगर मिल जाए तो मैं सुबह से शाम तक तेरे साथ खेलूं। गामे के इस जुमले पे शादो के चलते कदम रुक गए। वो पीछे को पलटी तो इसकी नाजुक कमर में बल वाजे होने लगे। वो एक अदा से इठलाती हुई गामे के सामने आई और अपना टोकरा एहतियात से एक तरफ रखते हुए गामे की तरफ बढ़ी। गामे के दोस्त एकदम इधर उधर हो गए। जब गामा ताश के पत्ते फेंक कर उठ खड़ा हुआ, शादो गामे के ऐन सामने जाकर अपनी कमर पर दोनों हाथ जमाते हुए बोली, क्या कह रहा था तू, जरा दोबारा बोल। गामा कमाल जुर्रत से मुस्कुराते हुए बोला, तू गुड्डी की तरह नाजुक है, खेलने के लायक है। गामे की इस बात पे शादो ने एक जोरदार तमाचा गामे के मुंह पर मारा और अपना हाथ जबरदस्ती इसके हाथ में देती हुई बोली, ले पकड़ मेरा हाथ, अगर दम है तो इस चौराहे पे खेल मेरे साथ। अरे तेरे जैसे घटिया मर्द सिर्फ औरतों पर फब्तियां कसना जानते हैं, इनकी नजर में औरत बस एक खिलौना है। गली मोहल्ला किधर भी देखो तुम साले मर्द औरतें ताड़ने के सिवा कुछ ना करते हो। शादो का तमाचा लगने के बाद गामा सुर्ख गाल लेकर हैरान परेशान खड़ा था, जबकि इसके यार और चौराहे पे इधर उधर आते जाते मर्दो जन रुक कर ये तमाशा देखने लगे। गामे को उम्मीद न थी कि एक कंजरी इस कदर दलेरी से इसे बीच चौराहे तमाचा रसीद कर देगी। कान खोल कर सुन ले, इसके बाद अगर तू मेरे रास्ते में आया या तूने मेरे साथ बदतमीजी की तो मेरा नाम शादो है, शादो, शादो कंजरी। अगर मैं इज्जत ना छोड़ेगी तो तुम्हारी इज्जत का भी फालूदा बना दूंगी। घटिया साला, लानती, आह थू। शादो ने यह कहकर बाकायदा जमीन पर थूका और गुस्से से तमतमाता चेहरा लिए टोकरा उठाकर अपनी राह पर हो ली। गामे के यार इसकी तरफ आए और बोले, गामे यार, ये शादो 2 टके की कंजरी थी और तू तमाचा खाकर खड़ा है। थोक देता साली को, जो होता वो बाद में हम देख लेते। गामा अपना सुर्ख गाल सहलाकर हंसते हुए बोला, अरे नहीं यार, ये साली अब तुम लोगों की भरजाई बनेगी। इसके दोस्त हैरानी से बोले, क्या कहा, वो कंजरी हमारी भरजाई बनेगी? होश में तो हो, वो कंजरी है कंजरी, और तू रईस खानदान से है। गामा हाथ उठाकर बोला, तुम बस बस कर दो, कोई इसे कंजरी ना कहे। इसके बाद मैं तुम लोगों के मुंह से एक लफ्ज भी इसके खिलाफ न सुनूं। वो तुम्हारी भरजाई है, इसकी इज्जत करना और कोई इस पर फब्ती ना कसना, वरना मेरे बारे में तो तुम सबको मालूम है ना। गामा ये कहकर उकड़ी चाल चलता वहां से चल दिया, जबकि इसके दोस्त यार और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि गामे को क्या हो गया है। इस वाक़े के बाद चौक चौराहों पर खड़े लोग शादो के बारे में बातें जरूर करते, लेकिन किसी ने इससे छेड़खानी करने की कोशिश न की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बात जरूर गामे तक पहुंच जाती और लड़ाई झगड़ा होने लगता। तमाचा खाने के बाद गामे को यह एहसास हुआ कि इसके अल्फाज बहुत गलत थे और वाकई इसको ये तक नहीं मालूम कि खातीन से किस तरह से बात करनी चाहिए। वो सोच रहा था कि अपनी रूटीन और आदत से मजबूर इसने गलती से शादो को वो अल्फाज बोल दिए। हालांकि इसने शादो को यह बतलाना था कि शादो बहुत खूबसूरत औरत है और वो इसके दिल में उतर चुकी है। वो दिल ही दिल में बहुत से मौजू अल्फाज तलाश करने लगा जिनमें इसने शादो से अपने जज्बात का इजहार करना था। इसे किसी ऐसे मौके का इंतजार था कि शादो इसे तन्हा मिल जाए और वो अपना दिल खोल कर इसके कदमों में ढेर कर दे। शादो जब भी बस्ती में दाखिल होती वो इसका ताकुब करने लगता। वो जब बच्चों को खिलौने देते हुए इन्हें पुचकार कर बुलाती, मीठी मीठी बातें करती और जब किसी बच्चे को डरते डरते अपने करीब करके इसके गाल चूम लेती तो गामे के दिल पर जैसे छुरियां चलने लगती। वो मचलते हुए जेरे लब बड़बड़ाने लगता, हाय शादो, तू मेरी जान लेके रहेगी। ये बच्चे ही मुझसे बेहतर हैं जो तेरे करीब तो आ जाते हैं, जिन्हें तू प्यार करती है।
ए काश ये सब लाड प्यार तू मुझसे भी करती, ए काश तू मेरे गाल भी चूमती, मगर तूने तो मेरे गालों पे तमाचा दे मारा। शायद ये मेरी ही गलती थी। शादो बता ना, अब तुझे कैसे राजी करूं। शादो ने कई बार ये बात महसूस की कि गामा इसका ताकुब करता है, लेकिन इसे किसी बात का डर ना था। वो इस तरह के मर्दों की आदत समझती थी कि इन्हें किस तरह से पेश आना है। कहते हैं कि इंसान के जज्बात में सच्चाई हो तो इसे मौका मिल ही जाता है। एक शाम जब शादो गांव की पगडंडियों से गुजरती वापस अपनी झुग्गियों की तरफ जा रही थी तो गामे को मौका मिल गया। गामा करीब ही अपने खेतों में ट्रैक्टर से हल चला रहा था। दूर से शादो को आते देखकर इसने ट्रैक्टर रोका और खेत अबूर करते इस पगडंडी पर जा पहुंचा और शादो के रास्ते में जाके खड़ा हुआ। शादो ने गामे को गुस्से से देखते हुए कहा, लगता है तुझे पहले वाला थप्पड़ भूल गया है जो तू फिर बीच रास्ते खड़ा हो गया। गामा मुस्कुराते हुए अपना गाल आगे करते हुए बोला, शादो, तेरे इस एक थप्पड़ ने ही तो मेरी दुनिया बदल के रखती है। मेरे अंदर के कमीने मर्द को तेरे एक थप्पड़ ने ही मार डाला। ले, एक थप्पड़ और मार दे। शादो तीखे अंदाज में बोली, अरे बस कर, ये फिल्मी डायलॉग मेरे साथ न बोल। मैं खूब समझती हूं तुम मर्दों की बातें, तुम अब मुझे दाना डाल रहे हो। गामा बोला, नहीं शादो, मुझे मेरी अम्मा की कसम, जो एक लफ्ज भी झूठ बोलूं, यकीन कर मैं दिल से तेरी इज्जत करने लगा हूं। कोई तुझे कंजरी कह के पुकारे तो मेरा बस नहीं चलता इसका सर फाड़ दूं। शादो तल्ख लहजे में बोली, गामे अब बस कर दे, मैं कंजरी हूं और कंजरी ही रहूंगी। तेरे कहने से मैं रईसजादी थोड़ी ही बन जाऊंगी, और ये तो हर रोज मेरा पीछा करना छोड़ दे। मुझे सब कुछ मालूम है, जो तू चाहता है, चल छोड़ मेरा रास्ता। गामा वहीं जमकर खड़ा रहा और बोला, क्या तू रईसजादी बनना चाहती है? बोल शादो, मैं तुझे रईसजादी बनाने को तैयार हूं। तुझे वो इज्जत दूंगा, जो प्यार दूंगा तू भूल जाएगी कि तू क्या थी। अब के शादो झुंझला सी गई। तू मेरा रास्ता छोड़ता है कि टोकरा उठाकर तेरे सर पे मारूं? निकल ले यहां से, वरना मुझ कंजरी से बुरा कोई ना होगा। गामा शादो के खतरनाक तेवर देखकर एक तरफ हो गया, जबकि शादो इसे गुस्सीली निगाहों से घूरती हुई आगे चल पड़ी। तो पीछे से गामे ने आवाज लगाई, शादो याद रखना, गामा तुझे रईसजादी बनाने को तैयार है। अरे तुझे दिल की रानी बनाकर रखूंगा, बस तू एक बारी हाँ कह दे। शादो बिना पीछे देखी बोली, ओ जा जा, तेरे जैसे लुच्चर आशिक मैंने बहुत देख चुकी हूं। तेरा ये 2 दिन का बुखार जल्द ठीक हो जाएगा। जबकि गामा मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज में बोला, शादो, मेरा बुखार तब ही ठीक होगा जब तू मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आएगी। मैं सारी जिंदगी तेरा इंतजार करूंगा। शादो कंजरी और गामे की दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई किस्त आपको आसानी से मिल सके, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।